एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं पीटी2 एग्जामिनेशन की तैयारी, जहां पे अब हम करते हैं क्लास 7 का हिंदी का एक पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जाति का जो बीमारियां विरासत में मिली है, ये एक अपठित गद्यांश है जिसको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके सारे क्वेश्चंस को करना है। मानव जाति को जो बीमारियां विरासत में मिली है, उनमें अधिकांश के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य रक्षा के नियमों की अनभिज्ञता है और अवहेलना उत्तरदायी है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे यहाँ की इतनी ऊंची मृत्यु दर का मुख्य कारण मुख्य रूप से हमारी घोर दरिद्रता है। पर यदि लोगों को अपने स्वास्थ्य रक्षा के विषय में ठीक से शिक्षित किया जा सके तो इस समस्या का समाधान संभव है। ठीक है। हालांकि क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास हम अच्छे प्रकार से जागरूकता होगी, शिक्षा होगी, तो जो ये बीमारियां हैं या जो ये दरिद्रता है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, मानव जाति को कुछ बीमारियां किस रूप में मिली है? तो मानव जाति को कुछ जो बीमारियां हैं वो विरासत में मिले। विरासत क्या होता है कि हो सकता है कि आज आपको जो बीमारी है वो आपके दादा दादी को रही हो, आपके नाना नानी को रही हो, आपके मम्मी पापा में से किसी को रही हो। तो इसे कहते हैं विरासत, कि कोई चीज़ हमें जेनेटिक मिले। हमारे यहाँ की ऊंची मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे यहाँ की इतनी ऊंची मृत्यु दर का मुख्य कारण है हमारी घोर दरिद्रता। क्या आंसर हो जाएगा? घोर दरिद्रता। ऊंची मृत्यु दर को कम करने का समाधान क्या है? तो ऊंची मृत्यु दर को कम करने का समाधान है कि ठीक से शिक्षित किया जाए। क्या किया जाए? ठीक से शिक्षित किया जाए। शिक्षा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द बताओ। तो शिक्षा क्या हो जाएगा? शिक्षित। अब भाववाचक का एक दो उदाहरण और देखो, जैसे लड़ना, लड़ाई, बुरा, बुराई, मीठा, मिठास, ठीक है, ममता, ममतव। तो इन सबको क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा, जिनसे हमारे भाव उजागर हो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दे। तो इसमें क्या हो जाएगी? शिक्षा का महत्व। ठीक है, एक पॉजिटिव सा टाइटल देना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देव मेरे भाग्य में क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। सो बूंद किसे संबोधित कर रही है? ये देव को संबोधित करे, मतलब कि भगवान को संबोधित कर रही है। उपयुक्त कविता में धूल में मिलने का क्या अर्थ है? नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, है ना। धूल में मिल गया, नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना। बूंद किस पर गिरने की बात कर रही है? बूंद अंगारे पर गिरने की बात कर रही है। आप पूरा लिखिएगा। भाग्य, भाग्य मतलब किस्मत। कमल, कमल का मतलब फूल। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो बूंद की अभिलाषा। आपके मन में और कोई टाइटल आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बूंद की अभिलाषा, क्योंकि यहाँ इच्छाएं बताई जा रही है ना उसकी, या वो बता रही है अपने मन की बेचैनी, या बूंद की बेचैनी। आप ऐसे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो झूठ मतलब असत्य, दुख को संताप या शोक भी कहते हैं हम, है ना। गर्मी तो गर्मी ही होता है कि गर्म महसूस होना। चरण, पांव, पैर। इंतजार, प्रतीक्षा करना। हिंदी में बच्चा नंबर कटते हैं हमारी जितनी भी ये व्याकरण की गलतियां होती हैं उस चीज के। अब देखो, वाक्य में प्रयोग आप खुद करेगा, मैं इनके आंसर बता देती हूँ। कोल्हू का बैल मतलब बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। राम कोल्हू का बैल है। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। कुत्ते की मौत, मरना। ठीक है, तो बुरी तरह मृत्यु होना।
कलेजे पे हाथ रखना, साहस करके कोई बात कहना। अंतिम सांसें गिनना या इसमें आ जाएगा अकाल मृत्यु भी लिख सकते हैं आप। अंतिम सांसें गिनना, मृत्यु के निकट होना। डींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। ओके, वाक्य में आप प्रयोग कर लीजिएगा। किन्हीं दो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। सो हमारे सभी अध्यापकों अच्छे हैं, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं। अध्यापकों की जगह आ जाएगा हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं। अमर को पूछो, अमर से पूछो। बच्चा बस पर से गिर गया, बच्चा बस से गिर गया। ठीक है, बच्चा बस से गिर गया। किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। इच्छा, इच्छा को हम और क्या बोल सकते हैं? अभिलाषा, आकांक्षा, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको? चाह, लालसा, कई रूप हैं इसके। बगीचा, वन, उपवन, सॉरी वन तो नहीं लिखेंगे, उपवन लिखेंगे इसको। वाटिका बोलेंगे, है ना। और बाग बोल सकते हैं, उद्यान भी बोल सकते हैं इसको। ऋषि को हम क्या कहेंगे? मुनि, संत, साधु, ज्ञानी, है ना, वैरागी, कई शब्द हैं साधु के भी। किन्हीं दो शब्दों के विलोम लिखने हैं। तो वसंत का मतलब हो जाएगा पतझड़, कि वसंत में तो नए नए पत्ते आते हैं और पतझड़ में सब झड़ जाता है। विरोध, विरोध का आप क्या लिखोगे? समर्थन करना, मैंने विरोध किया, मैंने उसकी बात का समर्थन किया। आरंभ, अंत, आदर करना, अनादर करना। जब भी कोई चीज समझ ना आए हिंदी में तो प्लीज आप उसका वाक्य में प्रयोग कर लो, तुरंत उसका उल्टा आपके दिमाग में आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह करने हैं। नील जमा आब, नीलाभ। नव जमा आगंतुक, नवागंतुक। सिंहासन, सिंह जमा आसन, क्या लिखेंगे? सिंह जमा आसन। ऐसे मेघाछन है तो मेघ जमा आछन। ओके। अब देखो, रूप शब्द से आपको जैसे कुरूप, स्वरूप, बहुरूप ऐसे शब्द बन गए। ऐसे गंध से लिखना है। तो अगर मैं गंध से लिखूं तो सुगंध, दुर्गंध लिख सकती हूं ना। और गंधहीन ऐसे वर्ड लिख सकती हूं। ऐसे मैं अगर रंग से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ? रंगहीन, ये वर्ड आने चाहिए। रंगीला, है ना। और क्या लिख सकते हैं? नौरंग या नवरंग। ऐसे कई वर्ड हैं जो हम जिसमें रंग आ जाए और हम उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहां फल से देखते हैं तो देखो, करम फल, ऋतुफल, ये कुछ नहीं है। ऋतुफल, सीताफल, मनोफल, सफल। ज्ञान, ज्ञान से आप क्या लिख सकते हैं? ज्ञानी, विज्ञान, है ना। अज्ञान, कई वर्ड बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में वो कैब अच्छी है तो कई वर्ड बना सकते हैं। अब मेंढक पानी में, मेंढक कैसे कूदा? छप से कूद गया, छप से। नल, नल कैसे, जो बूंद है वो कैसे गिरी? टप से। आप एक वर्ड पकड़ो। चिड़िया कैसे उड़ी? फुर से उड़ी। ठंडी हवा कैसे चली? सन से चली। और मैं ठंड में थर से कांप गया। ठीक है। हिंदी को तो आप जितना बोल बोल के करोगे ना, अपने आप ही नए शब्द निकल जाएंगे।
अब देखो द्वंद्व समास है, अब आपको क्या करना है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। अब द्वंद्व समास क्या, जो जिनके बीच में आप ये चीज देखते हो है ना, उनको द्वंद्व से राम, भला बुरा, माता पिता, बीच में ये जो आप एक ये देखते हो, युगम देखते हो, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए सीना पिरोना, तो नेहा सीना पिरोना सीख रही है, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है, सीख रही है। सीना पिरोना क्या, कि वो कुछ सीलना और कुछ पिरोना सीख रही है। भला बुरा, मुझे भले बुरे की पहचान है। चलना फिरना, डॉक्टर ने राम का चलना फिरना बंद कर दिया, है ना। लंबा चौड़ा, चौहान साहब लंबे चौड़े हैं। कहा सुनी, मेरी राम से कहा सुनी हो गई, कहा सुनी हो गई। ऐसे ही घास फूस, है ना, उसका घर घास फूस से बना है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अब देखो शब्दों का वचन बदलना है, पर देखो यहाँ क्या, जिम्मेदारियों, स्वाभिमानियों, तो यहाँ पे क्या क्या, नीतियों, क्या आ जाएगा, नीतियों, स्थितियों, जिम्मेदारियों का जिम्मेदारी, स्वाभिमान, सलामियों, गोलियों। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। तो बच्चे फिल्म देख रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा फिल्म देखने का काम हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या देखी जा रही है, फिल्म, तो ऐसे आप निकाल सकते, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। नर्तकी नाच रही है, कौन नाच रही है, सीधा किस में है, ये अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अच्छा, अब आपको सर्वनाम पहचानना है। जो समय का महत्व समझता है वही दुनिया में उन्नति करता है। तो जो शब्द है वो हो गया संबंधवाचक, पढ़ के जाएगा सर्वनाम को अच्छे से। और वही क्या हो गया, निश्चितवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित हो गया ना कि वही तो जाएगा, सफल होएगा। पिताजी डिब्बे में क्या है, क्या है मतलब क्या पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक। ओके, अब कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया और उस तिनके से काफी बेचैन हो उठा, उसका सारा घमंड चूर हो गया। जिस तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों से में पड़ा तिनका निकालते हैं, तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए तो तिनका भी बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है और हर वस्तु का अपना महत्व हो सकता है या होता है। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो हमारी रुचि बनी रहती है, इसे अलग अलग प्रकार के व्यंजनों खाने का मजा मिलता है। अब आप बताओ, रोज ही आपको दाल रोटी या दाल चावल ही मिले, रोज यही चीज खाने को मिले, तो क्या आपकी रुचि बनेगी, नहीं ना। कि खान पान में बदलाव होगा, रोज अलग अलग सब्जी मिलेगी, रोज अलग अलग खाना बनेगा, तो मजा भी आएगा खाने में। इससे भारत की एकता बनी रहती है, समय की बचत होती है, इससे परिश्रम भी कम लगता है।
खान-पान के इस बदलाव से स्थायी व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है। इनकी लोकप्रियता कम हो रही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। लेखक की चिंता का यही मूल कारण है, क्योंकि कई बार हम बदलाव के चक्कर में ना वो चीजें भी खाते हैं जो हमारे खाने की तो है ही नहीं। मतलब हम जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, छोले भटूरे हो गए, या जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल फूड था उसको तो हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? उसको बनाने में लगता है समय। समय आजकल कहते हैं हमारे पास है नहीं, तो इसलिए लेखक क्या है, चिंतित है। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा, और मोरनी मोर के साथ रहती थी तो उसका नाम राधा रखा गया। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? तो जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजीरों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में पक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव में कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे और तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? तो ब्रज में भोर होते ही ग्वालिन घर घर में दही बिलोने लगती है। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गो को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। तो गौ की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठो और जागो। पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखो। तो सावन के आते बादल चारों ओर घुमड़ घुमड़ कर विचरने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं बहने लगती है, मौसम सुहावने लगने लगते हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दो। शिशुपाल कौन थे? तो शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान जी की बुआ के बेटे थे। 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा दे दी। जब शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया। कृष्ण जी के दो पर्यायवाची बताओ। तो आप कई बता सकते हैं, वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला, है ना। द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस वृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा, उसी राजकुमार को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। बकासुर का वध किसने किया? बकासुर राक्षस का वध भीम ने किया। उसने बकासुर की पीठ पर घुटने मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम उसकी लाश को नगर के फाटक तक घसीट लाया। भीम अपने भाई के घर क्यों नहीं गए? भीम और अर्जुन के साथ सभा मंडप में ठहरा रहा। उसे डर था कि कहीं निराश राजकुमार अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। उसका अनुमान ठीक ही निकला। वहां उपस्थित राजकुमारों में हलचल मच गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़ा तांडव मच गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? तो 15 प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर नकुल को ही जिलाना क्यों ठीक समझा कि मतलब युधिष्ठिर ने जब यक्ष उससे एक प्रश्न पूछ रहा था और बोला कि सिर्फ आप अपने एक ही भाई को जिंदा कर सकते हो, तो युधिष्ठिर ने कहा मैं नकुल को ही चाहता हूँ कि वो उठ जाए। तो युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी कुंती से मैं जीवित हूँ, माद्री का एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, अतः मैंने उसके पुत्र नकुल को जीवित करना चाहा। और जो माद्री थी वो नकुल से बहुत प्यार करती, क्योंकि नकुल बहुत ही सुंदर था। अब एक ध्यान से, खान पान की नई संस्कृति से में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो खान पान की नई संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? राष्ट्रीय एकता पर।
खान पान के साथ किन चीजों का अनुसरण किया जाता है? भाषा बोली का भी, रहन सहन का भी और वेशभूषा का भी। तो घ आंसर आ जाएगा दिए गए सभी। खान पान की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो खान पान के आधार पर सभी लोगों का विभिन्न प्रांतों की भाषा, रहन सहन को भी ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये पहला ही। बोली भाषा का राष्ट्रीय एकता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? प्यार बढ़ता है, सभी लोग सीखते हैं, नए प्रांत को जान पाते हैं, एक दूसरे प्रांत के भाव और विचारों को समझने लगते हैं। तो एक दूसरे के प्रांत के भाव और विचारों को समझने लगते हैं। किस संस्था का खान पान भिन्न भिन्न क्यों होता है? किसी संस्था का तो हो सकता है वहां की रुचि अलग हो, वस्तु की उपलब्धता अलग हो, मौसम का अनुसार भी हो सकता है। तो दिए गए सभी हो जाएगा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत, कंगना की झनकारो, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो ये जो पद्यांश है ये किसने लिखा है? मीरा जी ने लिखा है। ये पद्यांश में किस समय की बात हुई है? भोर हो गई है, भोर की समय की बात हो रही है। मीरा कृष्ण को क्यों उठाना चाहती है कि भाई भोर का समय हो गया है, सभी इंतजार कर रहे हैं और जो गोपियां हैं कृष्ण के लिए ताजा मक्खन निकाल के ला रही है। तो दिए गए सभी ठीक है। कृष्ण को जगाने हेतु द्वार पर कौन खड़े हैं? ग्वाल बाल खड़े हैं भाई। ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? माखन और रोटी है। जहां चाह वहां रहा, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। यह आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कहावतों में से एक है। जब हम इस कहावत के बारे में सोचते हैं तो इसका बहुत मतलब निकलता है। इसका मुख्य अर्थ कि अगर आप कुछ करने का मन बना ले तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह हमें इच्छा शक्ति के महत्व को दिखाता है और यह बताता है कि किसी के जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। इच्छा शक्ति कुछ हासिल करने की इच्छा है। अगर आपके पास कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आपको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। यह कहावत जीवन के लगभग हर पहलू का समान रूप से लागू होती है। इसी तरह यह कई मायनों में अत्यधिक महत्व रखती है। हालांकि क्या है, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अगर आप दिल से चाहते हैं और आप चाह रहे हैं तो आपके कार्य भी धीरे धीरे वैसे होने लग जाएंगे जैसे आपको वजन कम करना है। आप मीठा छोड़ दोगे, आप चलोगे, आप पानी ज्यादा पियोगे। वहीं अब एक बच्चे ने सोच लिया कि मुझे अब की बार अपने पूरे के पूरे नंबर चाहिए, तो वो बच्चा अपने सिटिंग प्लान बनाएगा, अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेगा, एक भी समय अपना व्यर्थ के कामों में नहीं व्यर्थ करेगा, वो पढ़ेगा। और देखना, जब हम ऐसी चाह बना लेते हैं तो राह अपने आप ही निकल आती है। अपने मित्र या सखी को बड़े भाई के विवाह पर निमंत्रित करते हेतु पत्र लिखना है। पता लिखो, प्रिय मित्र लिखो, सादर नमस्कार, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई का शुभ विवाह 15 तारीख को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा प्रातः 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की शुभ बेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आ जाना, इससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकेंगे। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र, और अपना नाम लिख देना, ठीक है। आई होप ये जो सीरीज चल रही है आपकी काफ़ी मदद हो रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।